नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन भी शामिल हैं, जो आपके सिलेबस के अनुसार हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखना और आप लोग कितने प्रश्न सही करते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इस प्रश्न में हमने गद्यांश को भी इंक्लूड किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है पढ़ने में बाधा नहीं है। ऑप्शन है सारे नियम पहले ही बता डालना। भैया ये तो पढ़ने में बाधा है, ठीक है। उच्चारण पर जोर देते रहना, ये भी क्या है, पढ़ने में बाधा है। सटीकता पर जोर देना, देखिए ये भी क्या है, कहीं ना कहीं पढ़ने में बाधा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो बच्चे हैं वो गलतियां करते हैं, गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। तो ध्यान रखना साथियों, किसी भी प्रकार की, चाहे वो हस्तलिखित हो या फिर अहस्तलिखित हो, चीज का अर्थ निकालना बच्चों के पढ़ने में बाधा नहीं होता है, बल्कि यह उनके बोधगम्यता का विकास करता है, ठीक है। तो लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना यह पढ़ने में बाधा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। अरे वाह खालिस्तान, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। देखिए साथियों, हम जानते हैं जहां पर आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि का वहां पर भाव होता है, तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए, कहा गया है यहाँ पर कविता शिक्षण में मौन पठन वर्जित है, क्योंकि जो कविता शिक्षण है इसमें मौन पठन वर्जित क्यों होता है। समय का दुरुपयोग होता है क्या, छात्रों का अवधान बाधित होता है, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है, या फिर शिक्षण का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो देखिए, कविता शिक्षण में यदि आप मौन पठन करेंगे तो इससे क्या है, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं रसानुभूति मुख्य होता है कविता में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, और इसमें साथियों हमने गद्यांश को भी इंक्लूड किया है, उसे भी आप लोग जरूर देखना। तो देखिए, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए ऑप्शन डी में यहाँ पर देख सकते हैं ए, आई, ओ और आउ, ये क्या है, चारों संयुक्त स्वर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अर्थात यह दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भाई, हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति परखने के लिए आप निम्न में से किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। आप लोग ध्यान रखना, जब भी आपको हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति को आकलन करना है या परखना है, तो आपको ऐसा प्रश्न वहां पर सिलेक्ट करना है जिसमें बच्चे को स्वयं अपनी अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाएं। तो देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया, इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। या फिर कमल तथा सूर्य के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए में सीधा देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, अपने विचार व्यक्त कीजिए कि लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। मतलब इसमें क्या है, उसे अपनी अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर मिल रहे हैं, वो भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग? कोई डाउट है कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पारस फ्री एजुकेशन को, तो भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर कहा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का
क्या अर्थ होता है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या फिर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो मेरे भाई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका क्या अर्थ है? इज्जत हल्की करना, घृणा करना, असंभव को संभव करना या फिर बहुत परेशान करना। आंसर जरा सोच समझ कर देना भाई। तो नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? बताना इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। या फिर सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो भैया ये तो गलत है। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है, नहीं। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी भी तरह का सीखना नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि त्रुटियां तो भैया सीखने का एक हिस्सा होती हैं। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि है? बताना है जो व्यर्थ शब्द है इसमें किन वर्गों की संधि है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? व्यर्थ का होता है बी प्लस अर्थ है। तो यहाँ पर हम बी में देखें, यहाँ पर छोटी ई का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर आ का, तो यहाँ पर ई प्लस आ का मेल हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे इसमें संधि कौन सी होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो भ्रमर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं साथियों? भौरा, षटपद, मधुकर, अली, ये क्या है? सभी भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। जैसे षटपद, अली और मधुकर, ये क्या है? भ्रमर के पर्यायवाची हैं, मतलब भौरे के। लेकिन जो प्रभाकर है यह भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि भाई जो प्रभाकर है यह सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। परमेश्वर शब्द में समास है। बताएंगे आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। सभी इसका आंसर जरूर कमेंट करें। परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए इसका क्या होगा। परमेश्वर अर्थात परम है जो ईश्वर। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पहला जो पद है वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे नील गाय, मतलब गाय की विशेषता बता रहा है, गाय कैसी है? नीली। तो यहाँ पर क्या है? कर्मधारय होगा। जैसे काली मिर्च, इस तरह के जब शब्द देखने को मिले तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा है एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन उचित है? अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों और अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, नहीं। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन सहज स्थिति बन सके। ये बिल्कुल सही है। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में सबसे उचित कथन है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि जो भाषा अर्जन है वो सहज रूप से वहाँ पर हो।
क्योंकि हम सभी जानते हैं जब तक बच्चों को भाषा सीखने का समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बन सकती। समझ गए आप लोग। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बताएं आप लोग इन चार में से कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बिल्कुल भाई ये तो सही है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो भैया ऐसा नहीं है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल, ये कथन सही नहीं है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं या फिर भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो मेरे भाई एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है सुलेखा ने क्या है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि देखिए सुलेखा पाठ पढ़ रही थी तो उसने क्या किया, जीवन को जिंदगी पढ़ा। तो यह बताना किसकी ओर संकेत करता है। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। नहीं भैया भ्रम की बात नहीं है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती या फिर वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ती है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर हमारा है वो होगा ऑप्शन डी। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। क्योंकि भाई यदि बच्चे पाठ को पढ़ते हैं तो कई जगह है वह शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जीवन की जगह उसने क्या है, जिंदगी पढ़ा है। मतलब बात तो एक ही है। जीवन का अर्थ क्या है, जिंदगी। ठीक है। चलिए अब आते हैं सीधा हम आपठ गद्यांश पर। सभी साथी इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। यहाँ से आपको आइडिया हो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान होता है गद्यांश को सॉल्व करना। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। आप लोग थोड़ा अर्थ समझते चलना साथ साथ। मनुष्य नाशवान प्राणी है। वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है। अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी नाशवान हैं। वे भी समय आने पर अपना शरीर छोड़ देते हैं पर वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। वे अपने पीछे छोड़े गए कार्य के कारण अन्य लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। उनके एक कार्य चिरस्थायी होते हैं और समय के साथ साथ परिणाम और बल में बढ़ते जाते हैं। ऐसे कार्य के पीछे जो उच्चादर्श होते हैं वे स्थायी होते हैं और बदली परिस्थितियों में नए वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। संसार ने पिछली 25 शताब्दियों से भी अधिक में जितने महापुरुषों को जन्म दिया है उनमें गांधी जी को यदि बड़ा माना जाता है तो भविष्य में भी उन्हें और सबसे बड़ा माना जाएगा। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा बल्कि जीवन धारा को हमेशा एक और अविभाज्य माना, जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक के नाम से पुकारते हैं। वे वास्तव में उसी धारा की उपधाराएं हैं, उसी भवन के अलग अलग पहलू हैं। उन्होंने सदा साध्य को ही महत्व नहीं दिया बल्कि उस साध्य को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों को भी ध्यान रखा। मतलब उन्होंने साध्य के साथ साथ साधनों का भी ध्यान रखा। साध्य के साथ साथ उनकी पूर्ति के लिए अपनाए गए साधन भी उपयुक्त होने चाहिए। ये हमने पढ़ लिया है। अब चलिए हम सीधा चलते हैं प्रश्नों पर। यहाँ पर क्या है, सामान्य पुरुष की तुलना में महापुरुष में सर्वाधिक विशेषता क्या है। तो देखिए महापुरुष मरकर भी अमर हो जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं।
ये विशेषता है महापुरुषों की, क्योंकि उनके जो कार्य हैं उनकी वजह से वह अमर हो जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17, महापुरुष मरकर भी अमर क्यों हो जाते हैं? देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने पीछे छोड़ गए चिरस्थायी आदर्श कार्यों की वजह से अन्य लोगों द्वारा याद किए जाते हैं। ओके, बहुत आसान होता है, यदि आपने गद्यांश को समझते हुए पढ़ लिया तो आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष क्यों माना जाता है? तो भैया हम पढ़ चुके हैं क्यों माना जाता है, क्योंकि गांधी जी ने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा। पढ़ाना भी हमने ये, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और यदि आपको पुनः देखना है गद्यांश को तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए भैया उन्होंने कह दिया है कि दोनों जरूरी हैं। मतलब क्या है, साध्य व साधन दोनों का पारस्परिक समान महत्व है, कहा है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में केवल हमने इतने ही प्रश्न इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया 19 में से, वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आए हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।